तो दोस्तों, मैं मुकेश कोडी आपका विनय क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में आप घर बैठे जैसे ऑनलाइन क्लासेज डेली पढ़ें, अपने आप को जैसे स्ट्रॉन्ग रखिए, सुरक्षित रहिए और लगातार जैसे स्टडी करते रहिए इस कोरोना काल में। आज से आपकी जैसे साइंस की क्लास भी स्टार्ट है। साइंस की क्लास में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इसको हिंदी में बोलते हैं जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का निर्माण मतलब 3 चीज़ों से होता है। 3 कंपोनेंट मिलकर इसका निर्माण करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर वाहिनियाँ, जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल्स। दूसरा होता है रुधिर, इनको बोलते हैं ब्लड। तीसरा होता है जैसे हृदय, है ना, हृदय, हार्ट। तो इन जैसे रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर व हृदय, इन 3 से मिलकर बना होता है अपना जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहली चीज़ है कि जो रुधिर वाहिनियाँ हैं, तो रुधिर वाहिनियों का जो अध्ययन होता है ये कहलाता है एंजियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। रुधिर वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। और जो रुधिर होता है, रुधिर का अध्ययन जो होता है ये हीमेटोलॉजी कहलाता है ना। रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। और जो हृदय होता है, तो हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी, है ना। हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि साइंस में जितने भी आपके सिस्टम हैं, शरीर के जो तंत्र हैं उनको डिस्कस करेंगे। और शरीर के सभी तंत्रों में, सभी सिस्टम में सबसे पहले है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो 3 रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर व हृदय, इनसे मिलकर बना होता है। स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड रुधिर एंजियोलॉजी। रुधिर वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हीमेटोलॉजी। रुधिर का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। और हृदय का अध्ययन स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। अब पहले अपन डिस्कस करते हैं जैसे रुधिर वाहिनियों के बारे में कि रुधिर वाहिनियों का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। और एंजियोलॉजी का जो जनक है वो कहा जाता है जैसे विलियम हार्वे को। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कहा जाता है, रुधिर वाहिनियों के जनक कहा जाता है, तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। अगली चीज़ है जैसे रुधिर वाहिनियाँ कितने प्रकार की होती है, तो रुधिर वाहिनियाँ जो हैं ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट कहलाती है धमनी, दूसरी कहलाती है सीरा और तीसरी कहलाती है जैसे केशिका, है ना। तीसरी कहलाती है जैसे केशिका। तो रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती है, धमनी, सीरा व केशिका। धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं जैसे आर्टरी बोलते हैं, सीरा को अपन बोलते हैं विंस, और जो केशिका होती है तो केशिका को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज, है ना। ये चीज़ है। तो रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की, धमनी, सीरा व केशिका। धमनी बोले तो आर्टरी, सीरा बोले तो विंस और केशिका बोले तो है जैसे कैपिलरीज। ये चीज़ है। तो आप यहाँ तक का जैसे नोट डाउन कर ले अपने कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन इसके बाद जैसे 1 बाय 1 पढ़ेंगे जैसे रुधिर वाहिनियों का। और रुधिर वाहिनियों में मतलब एक एक रुधिर वाहिनी के बारे में कि धमनी क्या होती है, सीरा क्या होती है, केशिका क्या होती है ना। तो नेक्स्ट अपना यही रहेगा जैसे रुधिर वाहिनियों का अध्ययन। रुधिर वाहिनियों का अध्ययन तो देखें, पहला जैसे ये तो होता है मनुष्य का हृदय, ये तो होता है हार्ट, और ये होते हैं जैसे बॉडी ऑर्गन, है ना। ये होते हैं जैसे बॉडी ऑर्गन। तो हार्ट को तो अपन हिंदी में बोलते हैं जैसे हृदय, और ये है जैसे शरीर के अंग, है ना, शरीर के अंग। अब ध्यान देना, जैसे धमनी किसको बोलते हैं और सीरा किसको बोलते हैं, तो धमनी तो वे अंग या वे रुधिर वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से अंगों की ओर लेकर जाती है। वे रुधिर वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से अंगों की ओर लेकर जाती है, वे रुधिर वाहिनियाँ कहलाती है धमनी। और वे रुधिर वाहिनियाँ जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लेकर आती है वो कहलाती है सीरा, है ना, वो कहलाती है सीरा। तो धमनी व सीरा की परिभाषा हो गई आपकी। इनको डिफाइन कर दिया है अपन ने जैसे आर्टरीज व विंस को कि वे रुधिर वाहिनियाँ, वी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हृदय से अंगों की ओर लेकर जाती है वो आर्टरी मतलब धमनी कहलाती है। वे रुधिर वाहिनी जो ब्लड को बॉडी ऑर्गन से हृदय की ओर लेकर आती है वो विंस यानी कि सीरा कहलाती है ना। वे विंस सीरा कहलाती है। अब अपन पढ़ते हैं जैसे 1 बाय 1 मतलब इसके बारे में। सबसे पहले धमनी, तो धमनी क्या होती है, तो धमनी के बारे में पहला तो आपने पढ़ लिया कि वे अंग, वे रुधिर वाहिनियाँ जो रक्त को हृदय से अंगों की ओर लेकर जाती है वे कहलाती है धमनी। पहला ये हो गया।
दूसरा है कि जो धमनियों की दीवार होती है, तो धमनियों की दीवार क्या होती है, जैसे मोटी, इनकी वाल जो होती है वाल थिक होती है ना, वाल थिक होती है। और इनका जो डायमीटर होता है, तो धमनियों का जो डायमीटर होता है वह बहुत ही कम होता है ना, धमनियों का जो व्यास होता है वो बहुत ही कम होता है। और यही कारण है कि धमनियों में जो रक्त होता है, रक्त अत्यधिक बहाव, वह मतलब रक्त अत्यधिक तेजी से बहता है, यानी कि धमनियों में रक्त का बहाव ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीजन है कि धमनियों की जो वॉल्स होती है, इनकी दीवार जो होती है वो दीवार क्या होती है, इससे थिक होती है। तो धमनियों की दीवार थिक होती है, मोटी होती है ना, और व्यास कम होने के कारण धमनियों में रक्तदाब का मान अधिक होता है। अगली चीज़ है, धमनियाँ जो होती हैं ये शरीर में गहराई में धसी हुई रहती है ना, शरीर में गहराई में धसी हुई रहती है। अगला है, जैसे अगली चीज़ आती है धमनी के बारे में कि जो रक्तदाब का जो मापन है, ब्लड प्रेशर का मापन है, तो ब्लड प्रेशर का मापन इसी में किया जाता है, इसी धमनियों में ही। और स्वस्थ मनुष्य जो होता है, तो स्वस्थ मनुष्य में जो रक्तदाब का मान है ना, मनुष्य की जो नॉर्मल बीपी होती है, तो नॉर्मल बीपी होती है मनुष्य की जैसे 120 से 80 mmHg। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब का मान होता है 120 से 80 mmHg होता है, यानी कि रक्तदाब का मापन किया जाता है धमनियों में। और धमनियों में सबसे पहले रक्तदाब का मापन किया जाता है जैसे ब्रेनकियल या फेरोटिड धमनी में, है ना, ब्रेनकियल या फेरोटिड धमनी में ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है। अब शरीर की जैसे कुछ स्पेशल धमनियाँ और समझें कि कौन कौन सी धमनियाँ हैं जो शरीर के कौन से बॉडी ऑर्गन को ब्लड पहुँचाती है ना। तो पहला है जैसे इसमें कि जो हृदय होता है, हृदय को ब्लड की सप्लाई करने वाली जो धमनी है तो वो कहलाती है कोरोनरी। हृदय को ब्लड की सप्लाई करने वाली धमनी कहलाती है जैसे कोरोनरी, है ना, पहला। दूसरा है जैसे जो अपना ब्रेन होता है, तो ब्रेन मस्तिष्क को ब्लड की सप्लाई करने वाली जो धमनी होती है वो होती है जैसे कैरोटिड धमनी। अगला आता है ना, अगला आता है जैसे अपनी किडनी है मनुष्य की, तो किडनी को ब्लड की सप्लाई करने वाली जो धमनी है वो होती है जैसे रीनल धमनी। अब जैसे कुछ स्पेसिफिक धमनियाँ और पढ़ते हैं, जैसे शरीर की सबसे जो बड़ी धमनी होती है, शरीर की सबसे जो बड़ी धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी, तो वो होती है जैसे महाधमनी। और महाधमनी को इंग्लिश में बोलते हैं अपन जैसे एरोता, है ना, महाधमनी को इंग्लिश में बोलते हैं एरोता। तो हृदय को ब्लड की सप्लाई करने वाली धमनी कहलाती है कोरोनरी, मस्तिष्क को पहुंचाने वाली है फेरोटिड, किडनी को ब्लड की सप्लाई करने वाली धमनी है रेनल, और शरीर की सबसे बड़ी धमनी कहलाती है महाधमनी या एरोता। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, और पटवार 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये ना, कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है जैसे महाधमनी या एरोता। अगली चीज है जैसे शरीर की सबसे छोटी धमनी, स्मॉलेस्ट आर्टरीज ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे छोटी धमनी जो होती है तो वो होती है जैसे फ्रेनिक धमनी, है ना, फ्रेनिक धमनी, ये शरीर की सबसे छोटी धमनी है, फ्रेनिक धमनी। और फ्रेनिक धमनी काम क्या करती है, तो ये डायफ्राम को रक्त पहुंचाती है। डायफ्राम जो होता है इसको अपन हिंदी में तनुपट बोलते हैं, और इस कहाँ पर होता है डायफ्राम, तो डायफ्राम कहाँ पर होता है, ये जो अपनी एक तो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा इसको अपन थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, और एक होती है जैसे उदर गुहा जिसको अपन एब्डोमेन कैविटी कहते हैं, है ना। तो जो वक्ष गुहा होती है, उदर गुहा होती है, वक्ष गुहा एवं उदर गुहा दोनों के मध्य पतले पट के रूप में रहता है तनुपट, इंग्लिश में इसको बोल देते हैं डायफ्राम। डायफ्राम को ब्लड की सप्लाई करने वाली जो धमनी है वो धमनी कहलाती है इससे फ्रेनिक धमनी। मोस्ट चीज है ना, मोस्ट क्वेश्चन है ये कि फ्रेनिक धमनी शरीर की सबसे छोटी धमनी होती है फ्रेनिक धमनी। बाकी जैसे कई एग्जाम में इसका ऐसे ही पूछा जाता है, इस डायफ्राम को क्या होगा यदि डायफ्राम के छेद कर दिया जाए, तो यदि डायफ्राम के छेद कर दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सर क्यों हो जाती है, इसके पीछे रीजन है कि डायफ्राम ये श्वसन में सहायक होता है, ये प्रसव में भी सहायक होता है, प्रसव डिलीवरी में सहायक होता है, मूत्र त्याग मैक्चुरेशन में सहायक होता है, स्वातन रेस्पायरेशन में सहायक होता है डायफ्राम। तो डायफ्राम की यदि छेद कर दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और यदि दुर्घटना के दौरान डायफ्राम की भी यदि चोट लग जाती है यहाँ पर तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो डायफ्राम एक बड़ी मोस्ट चीज़ है, मोस्ट ऑर्गन है शरीर के लिए। तो दोस्तों आप सभी एक बार फिर से देखें इन चीज़ों को, धमनी क्या है, इसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन वेन्स यानी कि शिरा के बारे में। तो अपन पढ़ रहे हैं जैसे रुधिरवाहिनी ब्लड वेसल्स,
ब्लड वेसल्स में हमने पढ़ा सबसे पहले धमनी, वे अंग जो रक्त को हृदय से अंगों की ओर लेकर जाते हैं वे अंग कहलाते हैं धमनी। धमनियों की दीवार मोटी होती है, जबकि धमनियों की जो गुहा होती है इसको आप व्यास या डायमीटर बोल दें, ये कम होता है। धमनियों की दीवार मोटी होती है, व्यास कम होता है, इसी कारण धमनियों में ब्लड प्रेशर का मान ज़्यादा होता है। और ब्लड प्रेशर का मान ज़्यादा होता है फिर भी धमनी नहीं फटती है, इसके पीछे रीजन है कि धमनी की जो वाल होती है, तो धमनी की वाल क्या होती है, इससे थिक होती है, मतलब मोटी होती है। रक्तदाब का मापन धमनी में ही किया जाता है और एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब का मान होता है 120 से 80 mm ऑफ Hg और स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब का मान 120 से 80 mm ऑफ Hg। और रक्तदाब का मापन ब्रेंकियल धमनी में किया जाता है जो अपने बाजू में होती है। शरीर की कुछ धमनियां जो एग्जाम में पूछी जाती है, हृदय को ब्लड की सप्लाई करने वाली धमनी होती है कोरोनरी धमनी, मस्तिष्क को पहुंचाने वाली होती है कैरोटिड धमनी, किडनी जो होती है तो किडनी को ब्लड की सप्लाई करने वाली धमनी होती है मतलब रीनल धमनी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, इंग्लिश में इसको एरोटा बोल देते हैं, वैसे तो इसका पूरा नाम होता है एब्डामिनल एओर्टा, है ना, एब्डामिनल एओर्टा। शरीर की सबसे छोटी धमनी मतलब स्मॉलेस्ट आर्टरीज ऑफ बॉडी मतलब फ्रेनिक धमनी, फ्रेनिक आर्टरीज, और ये प्रेजेंट होती। हाँ, तो दूसरा है जैसे रुधिरवाहिनी में, दूसरा है जैसे विंस को अपन बोलते हैं, मतलब विंस बोले तो है सीरा। अब सीरा होती क्या है, तो वे अंग मतलब सीरा वे रुधिरवाहिनियां जो ब्लड को शरीर के अंगों से हृदय की ओर लेकर आती है, वे रुधिरवाहिनियां जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लेकर आती है उनको अपन बोलते हैं सीरा, है ना। सीरा की जो दीवार होती है, सीरा की जो दीवार होती है वो क्या होती है, सिर्फ पतली होती है ना। सीरा की दीवार जो होती है वो पतली होती है और सीरा का जो व्यास होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो अधिक होता है। तो इसकी दीवार यानी कि इसकी वाल जो होती है वो पतली मतलब थिन होती है, इसकी दीवार पतली मतलब थिन होती है और इसका जो व्यास होता है व्यास अधिक होता है। अब सीराओं का व्यास अधिक होता है तो सीराओं का व्यास अधिक होने के कारण इसमें रक्तदाब का मान जो होता है वो कम होता है ना, रक्तदाब का मान कम होता है। तो सीरा के बारे में पहला तो ये हो गया आपका कंटेंट कि सीरा वे अंग या वे रुधिरवाहिनियां जो ब्लड को शरीर के अंगों से हृदय की ओर लेकर आती है उनको अपन सीरा कहते हैं। सीरा की दीवार पतली होती है ना, सीरा की दीवार पतली होती है, इसका व्यास अधिक होता है। व्यास अधिक होने के कारण इसमें रक्तदाब का मान क्या होता है, इससे कम होता है। और सीरा जो होती है ये ऊतकों में या शरीर में धसी भी नहीं रहती है, बिल्कुल, है ना, ऊतकों में नहीं धसी रहती है। और डॉक्टर जब ब्लड सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल लेने में ग्लूकोज चढ़ाने में व इंजेक्शन लगाने में, है ना, इंजेक्शन लगाने में किसका उपयोग किया जाता है, सीरा का उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ मोस्ट है आपकी यहाँ पर जैसे इस पॉइंट में कि ग्लूकोज चढ़ाने में, इंजेक्शन लगाने में व ब्लड सैंपल लेने में कौन सी ब्लड वेसल्स का यूज होता है, तो सीरा विंस का यूज होता है ना, ये है। दूसरा है कि आपने पढ़ा था कि सभी धमनियों में तो शुद्ध रक्त की सप्लाई होती है, सभी सीराओं में अशुद्ध रक्त की सप्लाई होती है, लेकिन अपवाद है जैसे एकमात्र पल्मोनरी सीरा, है ना, पल्मोनरी सीरा। और इस पल्मोनरी सीरा को अपन बोलते हैं फुफ्फुसीय सीरा, है ना, पल्मोनरी सीरा को अपन बोलते हैं फुफ्फुसीय सीरा। तो फुफ्फुसीय सीरा एकमात्र सीरा है जिसमें क्या होता है, आपका शुद्ध ब्लड रहता है, शुद्ध ब्लड मिलता है इसमें, है ना, ये चीज़ है। तो सभी धमनियों में अशुद्ध ब्लड की सप्लाई, इम्प्योर ब्लड की सप्लाई होती है। अपवाद है यहाँ पर एक पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी को अपन हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय सीरा, और फुफ्फुसीय सीरा में शुद्ध ब्लड रहता है ना, शुद्ध ब्लड रहता है। तो ये है। अब थोड़ा सा और देखें आप जैसे सीरा में कि बड़ी सीरा शरीर की जो लार्जेस्ट वेन्स होती है वो होती है सुपीरियर वेना कोवा, है ना, सुपीरियर वेना कोवा या इन्फीरियर वेना कोवा, है ना, इन्फीरियर वेना कोवा। जब अपन हृदय का टॉपिक पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, तब वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जैसे सुपीरियर वेना कोवा कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इन्फीरियर वेना कोवा कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो लार्जेस्ट वेन्स जो होती है वो सुपीरियर वेना कोवा होती है, इसके बाद होती है इन्फीरियर वेना कोवा, इसके बाद है जैसे सबसे छोटी सीरा, है ना, छोटी सीरा। तो सबसे छोटी सीरा स्मॉलेस्ट वेन्स ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे छोटी सीरा होती है जैसे आईवीसी यानी कि इसको अपन बोलते हैं जैसे इन्फीरियर वेना कोवा।
तो शरीर की सबसे छोटी शिरा होती है जैसे आईवीसी, इन्फीरियर वेना कोवा, है ना, ये है। तो धमनियों का अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा पढ़ चुके हैं जैसे अपन शिरा को अपन बोलते हैं जैसे विंस। और तो शिरा का काम होता है कि वे रुधिर वाहिनियां जो रक्त को शरीर के अंगों से हृदय की ओर लेकर आती है, शिरा कहलाती है। पहला, शिरा की दीवार पतली होती है। शिरा की दीवार पतली होती है, इसका व्यास अधिक होता है। दीवार पतली होती है, व्यास अधिक होता है। व्यास अधिक होने के कारण इसमें ब्लड प्रेशर का मान कम होता है, यानी कि रुधिर कम दाब व झटके के साथ बहता है। जैसे शिरा में ब्लड सैंपल लेने में, ग्लूकोज चढ़ाने में, इंजेक्शन लगाने में, इसी का उपयोग मतलब शिरा से में ही किया जाता है। जैसे ब्लड सैंपल लेना, ग्लूकोज चढ़ाना, इंजेक्शन लेना, है ना, इंजेक्शन लगाना, इस इत्यादि काम इसी में किए जाते हैं शिरा में। इम्प्योर ब्लड की सप्लाई सभी शिरा में अशुद्ध रक्त रहता है। अपवाद है जैसे पल्मोनरी शिरा जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, इसको अपन बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा। शरीर की सबसे बड़ी जो शिरा होती है वो सुपीरियर वेना कोवा है, और इसके बाद होती है इन्फीरियर वेना कोवा। शरीर की सबसे छोटी जो शिरा होती है वो आईवीसी होती है। आईवीसी को अपन बोलते हैं जैसे इन्फीरियर वेना कोवा। तो ये तो बात हो गई धमनी की, दूसरा शिरा की बात हो गई। और अब तीसरा रुधिर वाहिनी में बचा है तीसरा केशिका। तो केशिका को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज, है ना, केशिका को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज। तो केशिका ये इसका कोई विशेष काम नहीं होता है, बस इतना ही होता है कि ये केशिका जो होती है ये क्या करती है, सिर्फ धमनी व शिरा को आपस में जोड़ती है ना, धमनी व शिरा को आपस में जोड़ती है केशिका। इतना ही है इसके बारे में, और कोई ज़्यादा विशेष है नहीं केशिका के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आज अपन ने डिस्कस किया जैसे रुधिर वाहिनियों के बारे में। और रुधिर वाहिनियाँ जो होती है ये 3 प्रकार की होती है, धमनी, शिरा, केशिका। धमनी वे रुधिर वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को हृदय से अंगों की ओर लेकर जाती है, और ब्लड प्रेशर का मापन धमनी में किया जाता है। सभी धमनी में शुद्ध ब्लड की सप्लाई होती है। एकमात्र अपवाद है पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध ब्लड पाया जाता है धमनी होते हुए। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी एरोता। सबसे छोटी होती है फ्रेनिक, जो मतलब डायफ्राम को रक्त पहुंचाती है। इसके अलावा मस्तिष्क को ब्लड की सप्लाई करने वाली धमनी होती है कैरोटिड। और इसके अलावा एक और पढ़ी थी अपन ने जैसे किडनी को ब्लड की सप्लाई करने वाली धमनी जो होती है वो रेनल होती है। इसके बाद डिस्कस किया अपन ने शिरा की ग्लूकोज चढ़ाने में, इंजेक्शन लगाने में, ब्लड सैंपल लेने में शिरा का उपयोग होता है। सभी शिरा में अशुद्ध ब्लड की सप्लाई। अपवाद पल्मोनरी शिरा, इसको अपन हिंदी में फुफ्फुसीय शिरा। सबसे बड़ी शिरा होती है सुपीरियर वेना कोवा, इसको अपन इन्फीरियर वेना कोवा ही बोलते हैं। सबसे छोटी होती है इन्फीरियर, है ना, शरीर की सबसे छोटी होती है जैसे शरीर की सबसे छोटी जो शिरा होती है वो होती है जैसे एक्जाइस शिरा, है ना, एक्जाइस शिरा होती है। शरीर की सबसे छोटी शिरा होती है एक्जाइस। और ये सुपीरियर के बाद दूसरे नंबर की होती है इन्फीरियर वेना कोवा, इसको अपन बोलते हैं आईवीसी, है ना। तो ये ध्यान में रखिए आप, सबसे बड़ी सुपीरियर वेना कोवा, दूसरी बड़ी इन्फीरियर वेना कोवा, इसको अपन आईवीसी बोलते हैं। सबसे छोटी होती है एक्जाइस, है ना। तो ये ध्यान में रखें, यदि ऑप्शन में एक्जाइस नहीं होता है तब वहाँ पर हो गई जैसे आपकी इन्फीरियर वेना कोवा, है ना, सबसे छोटी। इन्फीरियर शब्द से अर्थ निकल जाता है इन्फीरियर, यानी कि सुपीरियर के बाद छोटी इन्फीरियर। तो ये तो था जैसे रुधिर वाहिनियों के बारे में कि रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं, जैसे धमनी है, शिरा है, और एक कौन सी है जैसे केशिका है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अपन जैसे दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं, जैसे रक्त के बारे में। हाँ, रक्त इंग्लिश में जिसको आप प्यार से ब्लड बोलते हैं, ये रक्त क्या होता है। तो पहली चीज है जैसे रक्त तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है ना, रक्त तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ये चीज भी पूछी जाती है एग्जाम में, इनमें से एक तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण होता है जैसे रक्त होता है। दूसरी चीज आती है जैसे रक्त की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। तो रक्त की उत्पत्ति होती है जैसे भ्रूणीय मेसोडर्म के द्वारा रक्त की उत्पत्ति होती है। अगली चीज आती है रक्त के बारे में कि जैसे एक सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। दूसरा, रक्त वजन का कितना होता है, तो रक्त वजन का कितना होता है, 7 से 8% होता है रक्त वजन का। अगली चीज आती है जैसे रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है ना, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो रक्त तरल संयोजी उत्तक होता है और इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, भ्रूणीय मेसोडर्म से। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा
5 से 6 लीटर होती है। वजन होता है इसका 7 से 8% और पीएच होती है 7.4, है ना, इसकी पीएच होती है 7.4। ये चीज़ है, ये चीज़ आप पहले भी थोड़ा पढ़ चुके थे कि रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन कहलाता है जैसे हीमेटोलॉजी कहलाता है रक्त का अध्ययन। अगला है जैसे रक्त का रंग। तो रक्त का रंग होता है जैसे लाल होता है। अब रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन को अपन Hb के द्वारा लिखते हैं। तो रक्त का रंग लाल होता है जैसे हीमोग्लोबिन के कारण। अगली बात आती है जैसे इस हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है जैसे यदि अपन पुरुषों में देखें तो पुरुषों में हीमोग्लोबिन होता है जैसे 15 ग्राम प्रति 100 ml रक्त। तो एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 15 ग्राम प्रति 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये तो स्वस्थ मनुष्य की बात है, या अपन देख लें मेल की बात है, नर की बात है कि नर में इतना होता है। अब देखिए अपन मादा, तो मादा में होता है जैसे 12 ग्राम। मादा के प्रति 100 ml रक्त में जैसे हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो 12 ग्राम प्रति 100 ml, है ना। तो मतलब प्रति 100 ml रक्त में 12 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है एक स्वस्थ लेडीज के ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा, ये चीज़ है। और जब प्रति 100 ml रक्त में 12 ग्राम से कम हो जाता है हीमोग्लोबिन तो इसको क्या बोल देते हैं अपन? एनीमिया बोल देते हैं। और आप सब जानते हैं कि सर एनीमिया क्या होता है? तो ये खून की कमी एनीमिया कहलाती है। तो ये हीमोग्लोबिन की मात्रा को लेकर था, अलग अलग गाइड में ये अलग अलग दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। ये जो लिखा है कि स्वस्थ मनुष्य या नर में 15 ग्राम प्रति 100 ml, मादा में होता है 12 ग्राम प्रति 100 ml, और लेस देन 12 ग्राम पर 100 ml यदि इसकी कमी हो जाती है तो मतलब इसको अपन एनीमिया खून की कमी कहते हैं। अब ध्यान जैसे हीमोग्लोबिन वास्तव में है क्या, है ना, हीमोग्लोबिन का कंटेंट देखें कि आप जैसे हीमोग्लोबिन ये है क्या। तो हीमोग्लोबिन क्या है? ये एक प्रोटीन है। ये चीज़ पूछते हैं एग्जाम में कि हीमोग्लोबिन होने से क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है। अब प्रोटीन में भी कौन सी प्रोटीन है? तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। प्रोटीन में भी कौन सी प्रोटीन है? ये क्रोमोप्रोटीन है। सर क्रोमोप्रोटीन कौन सी होती है? तो जो रंग देती है वो प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कहलाती है। जैसे आप जानते हैं भाई क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और पत्तियों को हरा रंग देता है। तो क्लोरोफिल भी अपने आप में क्या है? एक जैसे प्रोटीन है जो पत्तियों को हरा रंग देता है, क्लोरोफिल। इसी प्रकार से एक होता है जैसे हीमोसाइनिन होता है ना, हीमोसाइनिन। ये हीमोसाइनिन भी क्या है? जैसे प्रोटीन है। ये भी एक प्रोटीन है, हीमोसाइनिन भी एक प्रोटीन है। और कौन सी प्रोटीन है? ये क्रोमोप्रोटीन है, क्योंकि हीमोसाइनिन प्रोटीन को कैसा रंग देता है? नीला रंग देता है। जो ऑर्थोपोडा समुदाय के प्राणी हैं और मोलस्का समुदाय के जो प्राणी हैं इनके रक्त का रंग नीला होता है हीमोसाइनिन वर्णक के कारण। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण। ये क्वेश्चन भाई सेकंड ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस साल 2018 में, है ना, 2018 में इस टाइप से कि हीमोसाइनिन वर्णक में पाई जाने वाली धातु है तो कॉपर धातु पाई जाती है हीमोसाइनिन वर्णक में। हीमोसाइनिन वर्णक भी रक्त में पाया जाता है। ऑर्थोपोडा और मोलस्का समुदाय के प्राणियों के रक्त में हीमोसाइनिन नीला रंग देता है, इसमें कॉपर धातु पाई जाती है। और क्या है हीमोसाइनिन? ये भी एक प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? क्रोमोप्रोटीन है। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है, लेकिन ये कैसा रंग देता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है? लाल रंग देती है। हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली जो धातु है तो आयरन धातु पाई जाती है ना। हीमोग्लोबिन के केंद्र में पाई जाने वाली धातु है आयरन, और हीमोसाइनिन में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कॉपर है। हीमोग्लोबिन का जो काम होता है शरीर में, तो हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो होता है जैसे शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन की सप्लाई करना, है ना। शरीर के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन की सप्लाई करना ये हीमोग्लोबिन का काम होता है। तो करीब करीब ऐसी कोई एग्जाम नहीं जिसमें हीमोग्लोबिन के बारे में न पूछा जाता हो कि शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई किसके द्वारा की जाती है, शरीर में ऑक्सीजन वाहक का काम कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है ना, हीमोग्लोबिन का जो एक अणु होता है ये ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। ये भी आप ध्यान में रखें ना कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में आपके जैसे जितने भी आपके जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है, हीमोग्लोबिन का पूरा कंटेंट दिया जाएगा आपको कि, है ना, जैसे हीमोग्लोबिन होता क्या है? ये प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होती है? जो एमिनो से बनती है। तो ये कितने एमिनो से बनता है हीमोग्लोबिन, है ना, सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन। तो ये है, इत्यादि चीज़ें तो नोट करें।
रक्त तरल से जो तक है, उत्पत्ति होती है रक्त की बूंदी मेजोड्रम से, मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, वजन होता है, वजन का रक्त होता है बॉडी में 7 से 8%, पीएच होती है ब्लड की 7.4। आगे पढ़ाएंगे आपको कि सर 7.4 ही पीएच क्यों होती है, बढ़ती या घटती क्यों नहीं है, तो ये अपन आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे इन बातों को। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्डेड हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन जो है वो हीमेटोलॉजी कहलाता है। और ब्लड का जो कलर होता है वो लाल होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। और कुछ जंतु होते हैं जिनके रक्त का रंग नीला होता है, तो उनके ब्लड में हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये नीला रंग देता है हीमोसाइनिन, इसमें कॉपर धातु पाई जाती है। और जो प्रोटीन रंग देती है वो क्रोमोप्रोटीन में आती है। हीमोसाइनिन वर्णक ऑर्थोपोडा और मोलस्का समुदाय के प्राणियों में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, तो एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 15 ग्राम प्रति 100 ml। लेडीज में इसका अमाउंट होता है 12 ग्राम प्रति 100 ml। इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन की सप्लाई करना। और हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। और हीमोग्लोबिन की जो सबसे ज़्यादा बंधुता होती है तो वो कौन सी गैस के प्रति, CO गैस के प्रति होती है ना, ये भी ध्यान में रखें। आया हुआ क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक बंधुता कौन सी गैस के प्रति होती है। ऑप्शन में मिल जाएगा आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2। तो हीमोग्लोबिन की सर्वाधिक बंधुता होती है CO गैस के साथ। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन CO गैस के साथ क्रिया करके, हीमोग्लोबिन CO गैस के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक स्टेबल कंपाउंड होता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक स्थायी यौगिक होता है जो अपने शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करता है और दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन 200 से 250 गुना अधिक बंधुता रखता है CO गैस के प्रति, है ना, CO गैस के प्रति। और CO गैस के साथ हीमोग्लोबिन क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो एक स्थायी यौगिक होता है। ये ऊतकों में नहीं टूटता है जिससे दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, एक बात तो ये। दूसरा है ना, इसीलिए मतलब आता है कि मतलब जैसे बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए व्यक्ति, क्योंकि अंगीठी के जलने से कौन सी गैस निकलती है, मतलब CO गैस निकलती है। और वाहनों के धुएं से भी जो निकलने वाली गैस है वो CO गैस है, इसलिए CO गैस को अपन दमघोटू गैस भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या बोलते हैं, इसको प्रदूषित गैस भी बोलते हैं CO गैस को, है ना, ये है। तो यहाँ तक की बात हीमोग्लोबिन की। कुछ बातें और देखें हीमोग्लोबिन की, कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या होती है, जैसे 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है ना, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। अब इनमें से 2 तो क्या होती है, जैसे आपकी अल्फा चेन होती है ना, 2 तो अल्फा चेन होती है। और प्रत्येक अल्फा चेन में, है ना, प्रत्येक अल्फा चेन में 141 एमिनोमर होते हैं। इसमें 2 क्या होती है, 2 अल्फा चेन होती है और 2 ही क्या होती है, बीटा चेन होती है। तो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। एक बीटा चेन में एमिनोमरों की संख्या होती है जैसे 146, है ना, 146। तो ये कितना हो गया, जैसे 574 एमिनोमर हो गई, 574 एमिनोमर हो गई। क्यों, मतलब 141, 141, 146, 146, ये वो हो गया आपका जैसे 574। तो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है ना, प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन के निर्माण में कितने एमिनोमर भाग लेते हैं, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में कितने एमिनोमर भाग लेते हैं, 574 एमिनोमर भाग लेते हैं हीमोग्लोबिन के निर्माण में, है ना। हीमोग्लोबिन के निर्माण में 574 एमिनोमर भाग लेते हैं। और हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, जिसमें से 2 तो अल्फा चेन होती है, प्रत्येक अल्फा चेन में 141 एमिनोमर होते हैं। 2 बीटा चेन होती है जिसमें 146 एमिनोमर होते हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। और हम जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन भी क्या है, अपने आप में बहुलक है। और प्रोटीन बहुलक है किसका, एमिनोमरों का, है ना। प्रोटीन बहुलक होती है, जैसे एमिनोमरों का बहुलक है प्रोटीन। 20 प्रकार के एमिनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, हाँ, 20 प्रकार के एमिनोमर मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन भी क्या है, प्रोटीन है। तो आप इन चीज़ों का भी ले लें स्क्रीनशॉट। फिर आगे और पढ़ेंगे अपन कि जैसे रक्त क्या होता है, रक्त के कितने भाग होते हैं, और इसमें जैसे RBC क्या होती है, WBC क्या होती है, तो इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। ये हीमोग्लोबिन का पूरा कंटेंट था कि लेडीज में कितना होता है, जेंट्स में कितना होता है, हीमोग्लोबिन वास्तव में क्या है, कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है इसमें, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, कौन सी जंतुओं के रक्त का रंग नीला होता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है, मतलब जो ब्लू
मतलब ब्लू ब्लड होता है वो हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। हीमोसाइनिन वर्णक में कॉपर धातु पाई जाती है। तो इत्यादि बातें हो चुकी हैं आपकी। अगली चीज पढ़ेंगे अपन जैसे पार्ट्स ऑफ ब्लड, रक्त के भाग, जैसे इसमें तो पहला है जैसे रक्त के दो भाग होते हैं। एक तो जैसे रक्त का ठोस भाग होता है, ये ठोस भाग तो कुल रक्त का 45% होता है। दूसरा रक्त का द्रव भाग होता है, ये कुल रक्त का 55% होता है। द्रव भाग के अंतर्गत क्या आता है, जैसे आपका प्लाज्मा आता है ना, प्लाज्मा आता है। तो रक्त के दो भाग होते हैं। एक तो ठोस भाग होता है जो 45% होता है, और ठोस भाग में क्या आती हैं आपकी कणिकाएं आती हैं, ग्रेन्यूल्स आती है। द्रव भाग ये कुल रक्त का 55% होता है, और इसमें रक्त के द्रव भाग को अपन बोलते हैं से प्लाज्मा। अब देखें तो रक्त के दो भाग, ठोस भाग प्लस द्रव भाग। दूसरा ठोस भाग, ठोस भाग में एक तो क्या आती है से लाल रक्त कणिका आती है ना। ठोस भाग में लाल रक्त कणिका आती है, इसको अपन आरबीसी बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं जैसे इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, है ना। आरबीसी को अपन इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। दूसरा मतलब इसमें दूसरी क्या आती है जैसे श्वेत रक्त कणिका आती है ना। दूसरी इसमें श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC आती है। हाँ, तो लाल रक्त कणिका इसको अपन रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स, इसको अपन बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। तीसरी होती है जैसे प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को आप क्या बोलते हैं जैसे बिंबाणु कहते हैं, है ना। प्लेटलेट्स को अपन बिंबाणु कहते हैं, और इसको अपन वैसे बोलते हैं अपन थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये है रक्त के दो भाग होते हैं। ठोस भाग कुल रक्त का 45% होता है, इसमें कणिकाएं आती हैं। दूसरा द्रव भाग होता है जो कुल रक्त का 55% होता है, और रक्त के द्रव भाग को अपन बोलते हैं से प्लाज्मा। ठोस भाग में लाल रक्त कणिका आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स, श्वेत रक्त कणिका WBC ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इनका भी ले लिया आप जैसे स्क्रीनशॉट। फिर आगे पढ़ेंगे अपन जैसे इनमें पहले ठोस भाग, लाल रक्त कणिका, ये चीज़ें डाल लेना। तो अगला है जैसे ठोस भाग, और ठोस भाग में अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं जैसे आरबीसी को। तो पहला है जैसे लाल रक्त कणिका आरबीसी, यानी कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो होता है जैसे, है ना, आरबीसी का निर्माण होता है, इसको आप ऐसे देखें ना, आरबीसी का निर्माण होता है जैसे नवजात में तो आरबीसी का निर्माण होता है यकृत में, यानी कि नवजात शिशु जो होता है नियोनेट, तो नियोनेट में आरबीसी का निर्माण होता है लीवर में, जिसको आप मतलब यकृत ही बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, कलेजा भी बोलते हैं। और जो एडल्ट मनुष्य होता है, एडल्ट मनुष्य में आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, बोले तो बोन मैरो, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। तो आरबीसी का निर्माण होता है नवजात शिशु में यकृत में, और वयस्क मनुष्य में होता है अस्थि मज्जा में। अगली चीज़ आती है लाइफ स्पान, इसका जीवन काल जो होता है तो ये 120 डेज 120 दिन का होता है ना। आरबीसी का जीवन काल जो होता है ये 120 दिन का होता है। अगली चीज़ है कि 120 दिन के बाद आरबीसी मर्त हो जाती है, और 120 दिन के बाद आरबीसी मर्त हो जाती है, और आरबीसी का जो कब्रिस्तान कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान घाट, है ना, शमशान घाट जो कहा जाता है वो पलीहा को कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान, शमशान घाट ये कहा जाता है से पलीहा को। इसको अपन बूचड़ खाना ही बोल देते हैं कि आरबीसी का कब्रिस्तान, शमशान घाट या बूचड़ खाना कहा जाता है इससे पलीहा को, ये चीज़ है। और इसका वही लैब स्टैंड 2019 में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है किसको। तो शरीर का जो ब्लड बैंक कहा जाता है ना, शरीर का जो ब्लड बैंक कहा जाता है तो ये कहा जाता है प्लीहा को। तो इसका रीजन पूछा था एग्जाम में ना कि मतलब प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो प्लीहा में क्या पाए जाते हैं, जैसे बिलरोध के रज्जु पाए जाते हैं, प्लीहा में बिलरोध के रज्जु पाए जाते हैं, और प्लीहा में बिलरोध के रज्जु ये क्या होते हैं वास्तव में। तो प्लीहा में जो बिलरोध के रज्जु हैं ये ब्लड के बड़े बड़े चैम्बर होते हैं, ये रक्त के अवकाश होते हैं, इनको आप ब्लड के कोटर भी बोल सकते हैं, है ना, ब्लड के कोटरी बोल सकते हैं। तो प्लीहा में बिलरोध के रज्जु या ब्लड के चैम्बर पाए जाते हैं जो ब्लड को स्टोर करते हैं, इसलिए प्लीहा को बोलते हैं शरीर का ब्लड बैंक। लोकेशन की बॉडी में कहाँ पर लोकेटेड है, जैसे प्लीहा जिसको आप इंग्लिश में स्प्लीन बोल देते हैं या इसको तिल्ली कह देते हैं, तो ये आमाशय की पार्श्व
यानी कि लेटरल दीवार वाल से जुड़ा रहता है ना। प्लीहा जो होता है ये आमाशय की पार्श्व दीवार यानी कि स्टोमच के लेटरल वाल से अटैच रहता है। प्लीहा स्प्लिन जिसको आप क्या बोलते हैं, इसे ब्लड बैंक कहते हैं, है ना, ये है। तो निर्माण नवजात शिशु यकृत, वयस्क मनुष्य में अस्थिमज्जा, जीवन काल 120 दिन। और प्लीहा को अपन शरीर का आरबीसी या कब्रिस्तान, शमशान घाट आरबीसी का या बूचड़खाना बोलते हैं। ब्लड बैंक इज कॉल्डेड स्प्लिन, और स्प्लिन में क्या पाए जाते हैं, प्लीहा में बिलरोध के रज्जु पाए जाते हैं जो ब्लड के बड़े बड़े चैम्बर होते हैं, और ये आमाशय की दीवार से जुड़ा रहता है ना। आमाशय जानते हैं ना, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में लोकेटेड रहता है। उदर गुहा जो होती है इसके बाईं ओर होता है जैसे आपका आमाशय। अगली चीज़ है जैसे इसकी नंबर्स कितना होता है एक मनुष्य में। तो नंबर्स की बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त में आरबीसी की जो संख्या होती है वो 50 लाख प्रति ml होती है ना। एक स्वस्थ मनुष्य के में आरबीसी की संख्या होती है 1 ml रक्त में 50 लाख आरबीसी पाई जाती है। ये चीज़ है। आरबीसी की जो कमी है तो आरबीसी की जो डेफिशिएंसी है वो एनीमिया कहलाती है। आरबीसी कमी को अपने एनीमिया कहते हैं। इसकी जो अधिकता होती है वो कहलाती है पॉलीसाइथेमिया, है ना। आरबीसी की अधिकता कहलाती है जैसे पॉलीसाइथेमिया, है ना, पॉलीसाइथेमिया कहलाती है। इसकी अधिकता कमी एनीमिया कहलाती है। आरबीसी का जो नंबर्स होता है तो 50 लाख प्रति ml होता है। यहाँ तक की बात। अब कुछ स्पेसिफिक बातें हैं आपकी, तो ये चीज़ देखें जो आपको चलते ही कहीं मिलती नहीं है या मिलती है तो उनके जो डेटाज होते हैं वो सही नहीं होते हैं। तो देखिए अपन जंतु जगत में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है। तो जंतु जगत में सबसे बड़ी आरबीसी होती है एम्फीबोमा की। एम्फीबोमा ये मेंढक वर्ग का जंतु होता है। मेंढक वर्ग यानी कि उभयचर वर्ग का जंतु है एम्फीबोमा, जिसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है एम्फीबोमा, और इसकी आरबीसी का डायमीटर होता है जैसे 80 माइक्रोमीटर, सबसे बड़ी आरबीसी। सबसे छोटी आरबीसी की बात करें अपन जंतुओं में तो वो होती है जैसे कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग को आप मसक डियर बोलते हैं, और मसक डियर की आरबीसी का जो डायमीटर होता है तो वो 1.5 माइक्रोमीटर होता है। तो जंतु जगत में सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबोमा की होती है जो मेंढक वर्ग का जंतु है। इसकी आरबीसी का डायमीटर 80 माइक्रोमीटर होता है। सबसे छोटी कस्तूरी मृग की होती है जिसकी आरबीसी का डायमीटर 1.5 माइक्रोमीटर होता है। कुछ बातें और देखें। मनुष्य जो है तो मनुष्य की जो आरबीसी का है ना, मनुष्य की जो आरबीसी का जो डायमीटर है तो वो 6.5 से लेकर 8 माइक्रोमीटर तक होता है ना। मनुष्य की आरबीसी का डायमीटर 6.5 से लेकर 8 माइक्रोमीटर तक होता है ना। कई जगह आपको 7.4 भी लिखा हुआ मिलता है, कई जगह 7.6। तो मिनिमम मनुष्य की आरबीसी का डायमीटर 6.5 और मैक्सिमम होता है 8 माइक्रोमीटर। मनुष्य की आरबीसी की यदि अपन थिकनेस की बात करें तो मनुष्य की आरबीसी की जो थिकनेस होती है वो होती है 1 से 2 माइक्रोमीटर। ये मनुष्य की आरबीसी की थिकनेस होती है। अब देखें अपन, है ना, अब देखें जैसे जंतु जगत में, है ना, जंतु जगत में सबसे बड़ी आरबीसी, तो जंतु जगत में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है, और हाथी की जो आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 9 माइक्रोमीटर होता है। एक चीज़ ध्यान रखें आप यहाँ पर दोस्तों कि मैंने यहाँ पर भी बड़ी आरबीसी लिखी है जंतु जगत में, और यहाँ पर भी जंतु जगत में सबसे बड़ी आरबीसी लिखी है। ये जो आरबीसी है ये एम्फीबिया की बात है। एम्फीबिया जो जल व थल दोनों पर पाए जाते हैं। एम्फी शब्द का अर्थ होता है बोथ, दोनों, जो जल व थल दोनों में पाए जाते हैं। जैसे मेंढक है, उभयचर है, तो उभयचर वर्ग का जंतु है आपका एम्फीबोमा, है ना। और ये क्या है, ये स्थलीय, ये टेरिस्ट्रियल एनिमल है। हाथी जो स्तनधारी में आता है, ये क्यों, तो ये स्तनधारी जंतु में या स्थलीय जंतु में, स्तनधारी जंतु में या स्थलीय जंतु में सबसे बड़ी आरबीसी होती है जैसे हाथी की। और वैसे जंतु जगत में सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबोमा की होती है, छोटी कस्तूरी मृग। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर ध्यान रखें आप, जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये पटवार में पूछा गया क्वेश्चन है ना 2016 में, कि जैसे मनुष्य की आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। तो मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है इस पॉइंट में से। दूसरा लेव स्टैंड में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। इसके पीछे रीजन होते हैं कि इसमें बिलरोध की रज्जु, ब्लड के बड़े बड़े चैम्बर पाए जाते हैं जिसमें ब्लड का स्टोर होता है ना, ये चीज़ है। और एक ये हाथी वाला ध्यान में रखें कि हाथी, है ना, जंतु जगत का जो सबसे बड़ी आरबीसी होती है स्थलीय जंतु में वो हाथी में होती है, और स्थलीय जंतु में जो सबसे बड़ा हृदय होता है वो भी इसी में होता है आपका हाथी में। तो लाल रक्त कणिका की आपकी यहाँ तक की तो बात हो गई। कुछ
नज़र और डाल लेते हैं अपन आरबीसी पर। अब यदि जैसे मनुष्य की आरबीसी है ना, मनुष्य की आरबीसी को क्या होता है यदि अल्पराशरी विलयन में डाला जाता है ना, मनुष्य की आरबीसी को यदि अल्पराशरी विलयन में डाला जाता है, अल्पराशरी विलयन जिसको अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, है ना, मनुष्य की आरबीसी को यदि अल्पराशरी विलयन में डाला जाता है तो मनुष्य की आरबीसी में क्या होता है, मनुष्य की आरबीसी फट जाती है, और मनुष्य की आरबीसी का फटना ये कहलाता है हेमोलाइसिस। तो पहली बात तो ये हो गई। अगली चीज़ क्वेश्चन आता है कि यदि मनुष्य की आरबीसी को आंसू जल में रखा जाता है तो क्या होता है, तो आपको ऑप्शन मिलता है आरबीसी फट जाती है, सिकुड़ जाती है, तो आंसर क्या होगा, फट जाती है। अल्पराशरी विलयन इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर आरबीसी फट जाती है, और आरबीसी का फटना ये हेमोलाइसिस कहलाता है। सर क्यों फट जाती है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अंतःप्राशन की घटना होती है। अंतःप्राशन जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोस्मोसिस बोलते हैं। तो आंसू जल में रखने पर आरबीसी फट जाती है। इसके पीछे रीजन होता है कि इसमें एंडोस्मोसिस की घटना होती है ना, इसमें एंडोओस्मोसिस की घटना होती है। एंडोओस्मोसिस अंतःप्राशन होता है, अंतःप्राशन के कारण कोशिका में जल प्रवेश करता है और अंततः सेल्स होती है वो फट जाती है। आरबीसी का फटना ये कहलाता है जैसे हेमोलाइसिस। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, यदि आरबीसी को अपन क्या करें, अतिप्राशरी विलयन में रखें, है ना, अतिप्राशरी विलयन में रखें। अतिप्राशरी विलयन को अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं अतिप्राशरी विलयन को। और अतिप्राशरी विलयन में रखने पर आरबीसी क्या हो जाती है, जैसे सिकुड़ जाती है, और आरबीसी का सिकुड़ना ये कहलाता है क्रीनेशन, है ना, क्रीनेशन। तो ये चीज़ है। आस्तुत जल में रखने पर आरबीसी फट जाती है, फूलकर फट जाती है, जिसको अपन हेमोलाइसिस कहते हैं। और अतिप्राशरी विलयन, जैसे आप आरबीसी को नमक के घोल में डालते हैं, शक्कर के घोल में डालते हैं, तो आरबीसी सिकुड़ जाती है, और आरबीसी का जो सिकुड़ना है वो क्या कहलाता है, सिक्रीनेशन कहलाता है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखें। ये पूछते हैं इस टाइप के कि नमक के घोल में रखने पर क्या होता है, शक्कर के घोल में रखने पर क्या होता है, अतिप्राशरी विलयन में रखने पर क्या होता है, आंसू जल या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या अल्पराशरी विलयन में रखने पर क्या होता है ना। यहाँ तक की बात। एक चीज़ और ध्यान दें, मनुष्य की जो आरबीसी होती है तो मनुष्य की आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, इसे केंद्रक नहीं पाया जाता है ना। स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है वो केंद्रक विहीन होती है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद हैं दो जंतु, जैसे एक तो होता है ऊंट व लामा। ऊंट व लामा ऐसे दो स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, और बाकी स्तनधारी ऊंट व लामा को छोड़कर बाकी स्तनधारियों की आरबीसी क्या होती है, न्यूक्लियस लेस होती है। आरबीसी के निर्माण की एक स्टेज होती है जिसको अपन बोलते हैं रेटिकुलेसाइट स्टेज, जिसमें तो केंद्रक होता है, बाकी बाद में क्या हो जाता है, इससे केंद्रक विलुप्त हो जाता है। तो स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है ऊंट व लामा को छोड़कर। कुछ चीज़ें और ध्यान दें। एक होता है जैसे इरिथ्रोपोइटिन, ये हार्मोन होता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ये सीक्रेट किया जाता है, किडनी के द्वारा स्रावित होता है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, किडनी इसको सीक्रेट करती है, और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ये क्या करता है, इसे आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है, कहाँ पर, अस्थि मज्जा में। और आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। तो आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया इरिथ्रोपोइसिस कहलाती है, क्योंकि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो किडनी के द्वारा स्रावित होता है ना। और जो इरिथ्रोपोइसिस होता है, तो इरिथ्रोपोइसिस में कितना समय लगता है, तो इरिथ्रोपोइसिस में समय लगता है इससे 72 घंटे का समय लगता है ना। ये है। जैसे आपका मेंढक है, तो मेंढक में जैसे आरबीसी कैसी होती है, तो मेंढक की आरबीसी ओवल होती है, अंडाकार होती है। मेंढक की आरबीसी में क्या पाया जाता है, इससे केंद्रक पाया जाता है। तो मेंढक की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, और मेंढक की आरबीसी कैसी होती है, उत्तल होती है, मतलब कॉन्वेक्स होती है। मतलब मनुष्य की, मतलब मेंढक की जो आरबीसी होती है ओवल होती है, अंडाकार होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक युक्त होती है, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल प्रकार की होती है मेंढक की आरबीसी। मनुष्य की आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लियस लेस होती है, मतलब इसमें केंद्रक नहीं होता है। और मनुष्य की आरबीसी क्या होती है, तो ये कॉनकेव होती है, कॉनकेव, है ना, कॉनकेव होती है। मनुष्य की आरबीसी जो होती है ये अवतल प्रकार की होती है ना। मनुष्य की आरबीसी अवतल प्रकार की होती है, कॉनकेव प्रकार की होती है मनुष्य की आरबीसी। एक लाइन और देखिए आप यहाँ पर,
यदि आप मनुष्य की आरबीसी को क्या करें, जैसे किसी प्रश्नली में डालें, मनुष्य की आरबीसी को यदि किसी प्रश्नली में डालें तो जो होती है आरबीसी ये सिक्कों की डायरी के रूप में जमा हो जाती है ना। मनुष्य की आरबीसी को यदि प्रश्नली में डाला जाता है तो जो आरबीसी होती है ये सिक्कों की डायरी के रूप में, प्रश्नली में क्या होती है, इसे सिक्कों की डायरी के रूप में जमा हो जाती है। और सिक्कों की डायरी के रूप में जमा होना यही क्या कहलाता है, रोलेक्स फॉर्मेशन कहलाता है। तो आप लास्ट में ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि व्हाट इज रोलेक्स फॉर्मेशन, कि रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है। तो जब आरबीसी को किसी प्रश्नली में डाला जाता है तो आरबीसी सिक्कों के रूप में, कॉइन्स के रूप में जमा हो जाती है, जिसको अपन रोलेक्स बोलते हैं, है ना, ये ध्यान में रखें। और एक मेंढक के यानी कि स्तनधारी को छोड़कर और जो बाकी आपके जो जंतु होते हैं तो उनमें मोस्टली उनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड ही होती है। एक मैमल्स की आरबीसी न्यूक्लियस लेस होती है, जिसमें केंद्रक नहीं होता है, मात्र ऊंट व लामा को छोड़कर, है ना, ये चीज़ है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे छोटी छोटी 2 पॉइंट करवा दिए हैं। एक तो जैसे अपन ने आज की क्लास में स्टार्ट किया है टॉपिक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन ने पढ़ा रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर व हृदय। रुधिर वाहिनी में अपन ने पढ़ा धमनी, शिरा व केशिका। धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है, केशिका क्या होती है, बड़ी धमनी क्या होती है, छोटी कौन सी होती है, बड़ी शिरा, छोटी शिरा। और इसके बाद पढ़ा केशिका। इसके बाद दूसरा अपन ने पढ़ा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट पढ़ा अपन ने जैसे ब्लड का। और ब्लड में पढ़ा अपन ने कि रक्त के 2 भाग होते हैं, ठोस भाग जिसमें कणिकाएं होती हैं 45% होता है वो, और द्रव भाग जो प्लाज्मा होता है वो संपूर्ण रक्त का 55% होता है, और कणिका 3 होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और फिर पढ़ा अपन ने जैसे सारा आरबीसी का कंटेंट, कि आरबीसी का मतलब इसका निर्माण कहाँ पर होता है, ये नष्ट कहाँ पर होती है, इसका जीवन काल लाइफ स्पान क्या होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी लाल रंग की होती है। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि 99% होती है आरबीसी, बाकी 1% तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है। तो अपन ने जैसे आरबीसी का सारा आज की क्लास में कंटेंट पढ़ा है सारा। बाकी अपन कल फिल्म मिलेंगे जैसे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के साथ। तो थैंक यू भैया आज के लिए।